शुंग वंश के बाद सातवाहन वंश, ओके, फिर शक वंश और कुषाण वंश, उनको कवर करेंगे हम लोग। चलिए सबसे पहले देखते हैं शुंग वंश। ओके, शुंग वंश का संस्थापक जैसे आपने इतिहास में पढ़ा ही होगा, कौन था? पुष्यमित्र शुंग। ओके, चूँकि हमें किसके रिस्पेक्ट में पढ़ना है? एमपी के। ओके, तो आपको पता है मौर्य वंश के पतन के पश्चात मध्य प्रदेश के विस्तृत भूभाग पर शुंग वंश का अधिकार रहा। ओके, तो मध्य प्रदेश का बहुत सारा क्षेत्र आज शुंग वंश के अधिकार में रहा। कालिदास जी की एक रचना है, कौन सी? मालविकाग्नि मित्रम। ओके, इसके अनुसार इसका जो नायक है, ये यूपीएससी में पूछा हुआ है कि मालविकाग्नि मित्रम का नायक कौन है? तो कौन है? अग्निमित्र। ओके, अग्निमित्र जो हैं आप पुष्यमित्र शुंग के पुत्र हैं। ओके, इनके प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने कहाँ पे शासन किया था? विदिशा में। ओके, कहाँ पे शासन किया? विदिशा में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। अब यदि देखें कि आपका अभी एमपीपीएससी में रिसेंटली क्वेश्चन आया था कि शुंग वंश के जो वंशज हैं कहाँ से संबंधित थे। ओके, तो शुंग वंश के जो वंशज हैं वो कहाँ से थे? उज्जैन से। मोस्टली लोगों ने इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होके प्रयाग लगा दिया था, एक ऑप्शन प्रयाग था। ओके, बट इसका आंसर कौन सा है? उज्जैन। यदि शुंग वंश के देखें, एक शासक हैं, 8वें नंबर के शासक थे। ओके, कौन? भागवत। भागवत या इन्हें ठीक है क्या कहते हैं? भागभद्र। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इनके शासनकाल में एक ग्रीक राजा एंटियोकस का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा आया था। ओके, तो इनके भागभद्र के शासनकाल में कौन सा ग्रीक राजा है? ग्रीक राजा, ठीक है, एंटियोकस। ओके, सॉरी, ओल्डिकस। ओके, एंटियोल्डिकस का राजदूत है कौन? हेलियोडोरस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको। हेलियोडोरस। ओके, ये कहाँ आए थे? विदिशा। और यहाँ पे इन्होंने ठीक है किसकी स्थापना की है? गरुड़ स्तंभ की स्थापना की है। ओके, जो किससे संबंधित है? भागवत धर्म से संबंधित है। और यह किसे समर्पित है? वासुदेव जी को। वासुदेव को समर्पित है। और किस धर्म से संबंधित है? भागवत धर्म से। इसका वर्तमान में नाम खाम बाबा के रूप में प्रसिद्ध है। जो गरुड़ स्तंभ है इसे वर्तमान में क्या कहते हैं? खम्ब बाबा। ओके, खाम बाबा के रूप में प्रसिद्ध है। वर्तमान में किस रूप नाम में जाना जाता है? खाम बाबा के रूप में। ओके, तो 8वें शासक भागवत के शासनकाल में ग्रीक राजा एंटियोल्डिकस ओके का राजदूत कौन आए थे? हेलियोडोरस। इन्होंने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की है, जो किसको संबंधित है? वासुदेव को समर्पित है। और वर्तमान में इसे खाम बाबा के रूप में जाना जाता है। ओके, अभी हमने किसमें? मौर्य काल में पढ़ा था, कौन सा? भरहूत का स्तूप, जो कहाँ पे है? आपका सतना जिले में है। ओके, मौर्यकालीन है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण
ठीक है। कब करवाया गया? शुंग काल में करवाया गया। शुंग काल में इसका पुनर्निर्माण कराया गया। ओके। और अशोक द्वारा निर्मित जो सांची का स्तूप है उसमें भी 4 दीवारी और प्रवेश द्वार का निर्माण कब करवाया गया? शुंग काल में। तो एक कौन सा? अशोक द्वारा, जो हमने अभी पढ़ा था, कौन सा? सांची का स्तूप। ओके। इसमें 2 चीज़ आप कह सकते हैं कि सांची के स्तूप में 4 दीवारी जो चारों तरफ की है, 4 दीवारी, ओके, और प्रवेश द्वार। का निर्माण भी कब कराया गया? इनका निर्माण भी शुंग काल में करवाया गया। ओके। तो आपको शुंग काल में इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। एक तो ये कौन सा? मालविकाग्निमित्रम, ओके, और ये आपका कौन सा? हेलियोडोरस का विदिशा वाला गरुड़ स्तंभ, और साथ ही भरूच और जो सांची के स्तूप हैं इनका पुनर्निर्माण, या इसमें सांची के स्तूप में 4 दीवारी और प्रवेश द्वार का निर्माण कराया गया। ओके। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा? सातवाहन वंश। कौन सा? सातवाहन वंश। ओके। सातवाहन वंश की आपको पता है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? सिमुक। अब सिमुक ने विदिशा के शासक कर्ण को पराजित कर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। तो उन्होंने विदिशा के कर्ण नामक शासक को पराजित किया था। किसने? सिमुक ने। कर्ण को पराजित किया था। ओके। अब इसका जो कि आपको पता है कि सातवाहन का सबसे प्रसिद्ध या सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम। इस इतिहास में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे जब हम लोग भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तो सातकर्णी प्रथम ने पश्चिमी मालवा तथा अनूप नर्मदा घाटी पर अधिकार किया था। ओके। तो किस पे? पश्चिमी मालवा और अनूपपुर में, ठीक है, अनूप है ना, अनूपपुर नहीं, अनूप पे। ओके। इन दोनों पे इन्होंने अपना अधिकार या आधिपत्य कह सकते हैं स्थापित किया था। ओके। सातकर्णी की माता गौतमी वल्लरी के द्वारा पूना तथा नासिक के शिलालेख में अनूप, अच्छा, अनूप जो है किसका नाम है? निमाड़ का, है ना। आपको अगर भूल रहा हो तो अनूप किसका? निर्माण का। आकार जो है पूर्वी मालवा, ओके, अवंती पश्चिमी मालवा पर विजय का उल्लेख है। ओके। तो जो गौतमी वल्लरी है, यानी इनकी माता कौन है? गौतमी वल्लरी। इनका एक अभिलेख है, कौन सा? नासिक, और एक पूना में भी मिला है, नासिक और पूना अभिलेख। इसमें ये बताया गया कि निमाड़ और पूर्वी और पश्चिमी मालवा पर विजय प्राप्त की थी किसने? सातकर्णी प्रथम ने। ओके। गौतमीपुर सातकर्णी का उल्लेख सांची के स्तूप के दक्षिणी तोरण द्वार के शिलालेख में भी किया गया है। तो इनका जो उल्लेख है सातकर्णी प्रथम जी का, ओके, सांची का जो स्तूप है, ओके, इसके दक्षिणी तोरण द्वार पर एक क्या है? शिलालेख मिला है, उसमें भी इनका नाम का उल्लेख है। ओके। अब यदि देखें सातवाहन शासकों में एक और राजा कौन है? राजा श्री सात। ओके। कौन? श्री सात। ओके। इनके सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। श्री सात के क्या हुए हैं? सिक्के प्राप्त हुए हैं मध्य प्रदेश के अनेक स्थानों में। उन स्थानों में यदि देखें तो उज्जैन,
देवास और होशंगाबाद, यहाँ से श्री 7 के, ठीक है, हमें क्या प्राप्त हुए हैं? सिक्के। और साथ ही जबलपुर में कौन सा? तेवर स्थान जो है, तो इनके सिक्के जबलपुर में, ओके, तेवर, यहाँ से भी हमें प्राप्त हुए हैं। ओके, त्रिपुरी से सातवाहन वंश के शासकों द्वारा जारी शीशे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। यदि सातवाहन शासकों ने कौन से सिक्के जारी किए थे? शीशे के सिक्के इन्होंने चलाए थे। ओके, और ये हमें कहाँ से मिले हैं? त्रिपुरी, जबलपुर से। ओके, तो सातवाहन के इतिहास में हमें इतना ही पढ़ना है, ये आप याद रखिएगा, सातकर्णी प्रथम का। ओके, और सातकर्णी शासक की कौन सा है? सातवाहन का श्री 7 सातकर्णी। ओके, इसके सिक्के मिले हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कौन सा आपका शक वंश। शक वंश में आपको सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा एक शासक पढ़ना है? रुद्रदमन। अभी हम लोगों ने देखा था रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, है ना। तो शक वंश का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक कौन है? रुद्रदमन। हमें इसे डिटेल से पढ़ना है। ओके, आप कह सकते हैं कि इस वंश का संस्थापक कौन है? ठीक है, चस्टन। तो कामर्दक वंश के चस्टन द्वारा उसके पौत्र रुद्रदमन के नेतृत्व में पश्चिमी क्षत्रपों का शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ तथा उन्होंने गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा नेपाल से जीते गए सभी क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। ओके, तो नेपाल ने जिन शासकों पर किया था, आपको इसमें सिंपल यही याद करना है, रुद्रदमन का कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख। अभी हम लोगों ने इसे डिटेल से पढ़ा था, कौन से वाले में? मौर्य काल के इतिहास में। ओके, यदि इस वंश के हम देखें कि शक वंश के हमें सिक्के कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो सिक्के देखें तो कहाँ से हैं? शिवपुरी, सांची, ओके, सिवनी और साथ ही बेसनगर। ओके, से हमें प्राप्त हुए हैं। बस इतना ही इसमें याद रखना है। रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है किसमें? संस्कृत में है, ये भी याद रखना है, संस्कृत का प्रथम शिलालेख है ये। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन सा? कुषाण वंश। ओके, आपको पता है कि जो कुषाण वंश के शासक 3 शासक हुए हैं। एक तो कौन से? कुजुल कटफिसस, विम कटफिसस और कनिष्क। ओके, विम कटफिसस और फिर कनिष्क। हमें सबसे ज़्यादा किसको पढ़ना है? कनिष्क को, क्योंकि इस वंश का सबसे महाप्रतापी शासक कौन है? कनिष्क ही है। ओके, कनिष्क का यदि हम लोग शासनकाल देखें तो कब से है? 78 ईस्वी से 101 ईस्वी, 101 ईस्वी तक। यदि कनिष्क के हम सिक्के देखें कि हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो शहडोल और हरदा से हमें इसके सिक्के मिले हैं। कहाँ से? शहडोल व हरदा। यदि कुषाणकालीन अभिलेखों में देखें तो कनिष्क का सांची अभिलेख। ओके, कनिष्क का हमें एक अभिलेख मिला है, कहाँ पे? सांची में।
सांची अभिलेख। और साथ ही जबलपुर के भेड़ा घाट से प्राप्त 2 मूर्ति लेख हैं। जबलपुर में कहाँ पे? भेड़ा घाट ओके के 2 मूर्ति लेख। ओके, तो आपको इसमें इतना ही जानना है। कनिष्क को हम लोग डिटेल से इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ओके, भारतीय इतिहास में आपको सिर्फ मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में देखना था इसे। ओके, तो हम लोगों ने कुषाण वंश भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अब हम लोग कौन सा देखेंगे? गुप्त वंश। गुप्त वंश को